नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका शेष पाठ करेंगे। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत में न्यायपालिका को क्या बनाया गया है, स्वतंत्र बनाया गया। इसलिए हमारी न्यायपालिका को विकेंद्रीकृत कर दिया गया ताकि उसकी सभी शक्तियां एक अदालत में ना आए। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। और उसके मुख्य न्यायाधीश उसका न्यायाधीश होता है। सभी न्यायालयों के ऊपर वो क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके निर्णय लगभग सभी न्यायालयों के द्वारा स्वीकृत होते हैं। फिर राज्यों के अपने उच्च न्यायालय होते हैं। प्रत्येक राज्य के अपने उच्च न्यायालय हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर जिला न्यायालय, निचली अदालत और तहसील न्यायालय उसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना को देखते हुए जो हमारे मुकदमे हैं उस क्या है, एक न्यायालय के न होकर विभिन्न क्षेत्रों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे समय पर सभी को न्याय मिले। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। न्यायालय में देर से हमें निर्णय मिलते हैं। इसमें मूलभूत परिवर्तनों की ज़रूरत है। वो संविधान का विषय है। चलते हमारे लेसन की तरफ। भारत में अदालतों की संरचना कैसी। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है और हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सब न्यायालयों के ऊपर है। ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देश के न्यायाधीश किस न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी अदालतों को मान्य होते हैं। नीचे कुछ ग्राफ है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने से नीचे दिए गए चित्र को भरें। नीचे है निचली अदालत अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय या तहसील न्यायालय। इनकी संख्या जिलों के आधार पर, तहसीलों के आधार पर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे उच्च न्यायालय होते हैं। प्रत्येक राज्य का लगभग एक उच्च न्यायालय है। या छोटे स्टेट के हम कई बार 2 या 3 राज्यों के एक उच्च न्यायालय भी स्थापित करते हैं। जैसे पूर्वोत्तर में 7 स्टेट बोलते हैं, 7 सिस्टर, उनका उच्च न्यायालय क्या है, गुवाहाटी असम के अंदर है। निचली अदालत से फिर ऊपर सबसे ऊपर क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में है, जो सब न्यायालयों का क्या है, आधार है। सब न्यायालयों का क्या है, पिता भी कहा जा सकता है। ये था हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित ग्राफ। अब उच्च न्यायालयों की मद्रास उच्च न्यायालय का यह चित्र है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत से राज्यों में अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का क्या है, एक साझा न्यायालय चंडीगढ़ में है। आ सकता है कि पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, जो शीर का हमारा साझा है।
दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। जनवरी 1919 में आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों को राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंच भी बनाए गए। क्या विभिन्न सत्रों पर यह अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हैं? जी हाँ। फिर हमारा प्रश्न उठता है कि क्या आपस में एक न्यायालय दूसरे पर आधारित हैं या जुड़े हुए संपर्क हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कई बार देखते हैं हम कि हम जिला स्तर पर संतुष्ट नहीं होते न्याय से, तो उच्च न्यायालय में रिट करते हैं। उच्च न्यायालय से हम संतुष्ट नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं, ताकि अभियुक्त या प्रतिभागी को संतुष्टि मिल सके। तो वह उसके ऊपर ही अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए ये एक मुकदमे का विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 में फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रह रही थी। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अदालत में मौत हो गई। वह जल्दी हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेट कर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार और लोगों के पड़ोसी ने कहा कि सुधा को ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। इसके बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों को साक्ष्यों के आधार पर निचले अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में 3 आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ से वकीलों ने तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन केंद्रीय चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से ऐसी जागरूक महिला को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों को तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। धन्यवाद।